26 साल बाद यानी कि कारगिल के युद्ध के 26 साल बाद एक बार फिर से कारगिल की चोटियां एक्टिव हो गई थी, सरगर्मियां बढ़ चुकी थी, लगातार फोर्सेस ऊपर मूव कर रही थी। ये कहानी किसी बड़े जंग की नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो भारत ने लड़ी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसके बाद भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टारगेट्स को हिट किए गए, जिसमें से 2 टारगेट तो ऐसे थे जो कि मेन लैंड में थे पाकिस्तान के। अमूमन 1971 के बाद ये पहला मौका था जब हमने उनके मेन लैंड के अंदर जाके हिट किया, जबकि पीओके में जाकर हम लोग इससे पहले कई स्ट्राइक कर चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, ये जो कारगिल की चोटियां हैं, ये जो द्रास की चोटियां हैं, यहाँ पे भी वो गतिविधियां नजर आई। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन इन सब इलाकों में भी पहुंचे थे। क्योंकि भारत को पता था कि इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम देना है, तो ये एक बहुत वाइटल एरिया है जिसको कि सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपने जो एयर डिफेंस गन हैं, जो कि इस पूरी जो चोटियां हैं वहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, तैनात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यहाँ से नीचे से अतिरिक्त एयर डिफेंस गन ऊपर भेजी गई और साथ ही आर्टिलरी के पास जो छोटे जो स्मॉल आर्म्स थे उनसे भी ड्रोन को एंगेज किया गया। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जंग को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन आए, लेकिन कुछ ड्रोन इस इलाके में भी आए और उसके बाद भारतीय सेना ने उस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया। अब चूंकि 26 साल हो चुके हैं, 26 जुलाई को ही 26वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग लेमोचिन व्यू पॉइंट पे है। ये व्यू पॉइंट इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी व्यू पॉइंट से आपको कारगिल की जो सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी वो एक वीडियो में ही नजर आ जाए, एक तस्वीर में नजर आ जाएगा। मैं पहले अपने सामने दिखाऊंगा कि वो वैली जो नजर आ रही है वो मस्को वैली है। मस्को वैली बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कभी बेस कैंप बनाया गया था, यहीं से आगे चढ़ाई की जा रही थी। मस्को वैली से ऊपर की तरफ जो रिज देख रहे हैं वो बत्रा टॉप है, कैप्टन बत्रा ने उसको जीता था। और उसके बाद एक जो पीक जो नजर आ रहा है, हालांकि मौसम खराब है यहाँ पे, मौसम का के साथ यही दुश्वारियां है, बहुत जल्दी मौसम खराब होता है, वो है टाइगर हिल। उस टाइगर हिल पर डायरेक्ट फायरिंग तक की गई थी आर्टिलरी की और उसके बाद उसको जीता गया था। और इधर अगर हम लोग थोड़ा और इस तरफ आते रहे तो यहाँ पे गन पॉइंट है, गन हिल है, जिसको कि भारतीय सेना ने जीता था। और उसके साथ में तोलोलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ये पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे उनकी सोच थी कि किसी भी तरीके से इस नेशनल हाईवे नंबर 1 को काट दिया जाए। कोशिश ये थी कि लद्दाख को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के हिस्से से, भारत के हिस्से से अलग कर दिया जाए और सियाचिन पर कब्जा किया जाए। इस तरीके की सोच के साथ ऑपरेशन बद्र लॉन्च किया गया था। और उसके बाद भारतीय सेना उस वक्त इतनी तैयार नहीं थी, क्योंकि भारतीय सेना को नहीं पता था कि कौन कौन कहाँ पे मौजूद है। दोनों देशों के बीच में एक कह सकते हैं कि समझौता था कि सर्दियों में दोनों देशों की सेनाएं ऊपर ऊपर पोस्ट से नीचे आ जाएंगी। लेकिन 1999 में भारत की तरफ से तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ और उसके बाद वो भारतीय पोस्ट पर आके डट गए। और उसके बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उन भारतीय पोस्ट से जो कि उनके कब्जे में थे उनको हटाना, तुरंत यहाँ पे मोबिलाइजेशन किया गया। मोबिलाइजेशन ऐसी जगह से किया गया जहाँ पे कि या तो कोई हाई ऑल्टीट्यूड से लौटी हुई फौज थी जिनको कि रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन उनको भी इन हाई पीक्स पे चढ़ाया गया। बाकी वहाँ से अलग अलग जगह से जो ट्रूप्स यहाँ पे आए उनको हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए जो तैयारी नहीं थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पे तैनात किया गया और लड़ाई लड़ी गई, अच्छे तरीके से लड़ी गई और जीत भी हासिल की। इस 26 साल में भारतीय सेना ने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि हर जंग से कुछ ना कुछ सीखता है। तो कारगिल की जंग से भारत ने बहुत कुछ सीखा। भारतीय सेना ने उन सब चीज़ों को बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर भारत के तहत ज़मीन पर उतारना शुरू किया। सबसे पहली चीज़, अगर कनेक्टिविटी की बात करें, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा, ये जो है सीधा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है।
कारगिल के जंग के दौरान भी जोजिला पास को लगातार खोला रखा गया, क्योंकि एक यही पैच था जिसकी वजह से यहाँ, क्योंकि नज़दीक है उससे, तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी यहाँ पे फौज डिप्लॉय हो सकती थी, पहुँच सकती थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने 3 अलग-अलग, यानी कि कुल मिला के 3 ऑल वेदर पैचेस रूट्स जो है वो तैयार कर दिए हैं। 2 रूट हिमाचल से निकलते हैं और एक रूट जो कि जोजिला टनल, जोजिला पास से होकर निकलता है, उसको अब बाईपास किया जा रहा है, यानी कि एक जेड मोड़ की टनल बन चुकी है, दूसरा जोजिला टनल बनने को तैयार है। जल्दी माना जा रहा है कि जल्दी वो शामिल हो जाएगा। उसी के साथ ही लेह को जोड़ने वाली 2 रोड है, एक अटल टनल के साथ होते हुए आगे तक आती है लेह तक, और वहीं से जो है मनाली से ही एक और टनल निकलती है, एनपीटी रोड, जिसको नमन न्यू पदम धारचा एक्सेस बोला जाता है, उसमें भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। तो कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। साथ ही अगर मौसम बिल्कुल ही खराब हो तो उस दौरान क्या किया जाए, क्योंकि कारगिल के जंग में एक छोटा सा एयर स्ट्रिप यहाँ पे कारगिल में है, जिसको कि यूज़ किया जाता रहा है AN-32 के लैंडिंग के लिए। लेकिन इसी साल भारतीय वायुसेना ने वो कारनामा कर दिखाया कि जो देश का सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे उतारा गया। ग्लोब मास्टर की पहली ट्रायल लैंडिंग हुई यहाँ पे, और इसने और ज़्यादा भारतीय जो कनेक्ट है उसको बढ़ा दिया। बड़ी तेज़ी से मोबिलाइजेशन हो सकता है और बड़ी तेज़ी से ही डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ये कनेक्टिविटी हुई। अगर वेपनरी सिस्टम की बात करें तो आज भी बफोर्स जो वहाँ पे कारगिल के दौरान भी फायर कर रही थी, वो आज भी भारतीय सेना के पास मौजूद है। लेकिन उसके साथ देसी बफोर्स धनुष, उसको भी तैनात किया गया है, कारगिल में ही उसको तैनात किया गया है। उसके अलावा अलग अलग तरीके के 155 mm की जो गन्स हैं उनको भी लिया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो ये गन के, यानी कि आर्टिलरी के सिस्टम में, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम में इसके बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भरता के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। M777 भी हम लोगों ने विदेशों से खरीदी है। उसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं छोटे आर्म्स, स्मॉल आर्म्स, उस वक्त LMG यूज़ किया जाता था। उसके बाद उसी दौरान इंसास भी आई, और उसके बाद आज की तारीख में भारतीय सेना के पास AK-203 भी है, 6 और भी है, और AK-47 अलग अलग ऑपरेशंस के लिए ली जाती रही है। स्नाइपर्स अलग अलग तरीके से लिए गए हैं। मीडियम जो मशीन गन है नेगेव, वो लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो कि अब भारतीय सेना के पास मौजूद है। और अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दिखा दिया है कि किस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान के उन सारे ड्रोन्स को मार गिराया। एक ऐसा अम्ब्रेला तैयार कर दिया जिसने पाकिस्तान के एरियल अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। साथ ही ड्रोन्स भी हम लोग बड़ी तेज़ी से उनकी खरीदारी कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं जो कि उस वक्त थे या नहीं थे, लेकिन अब हैं। क्लोथिंग की बात करें, कारगिल के दौरान उस तरीके की क्लोथिंग नहीं थी। आज की तारीख में इस तरीके की क्लोथिंग है कि हम लोग किसी भी स्टेज पे, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक जो है आसानी से डिप्लॉयमेंट हो सकती है। तो एक जंग, कारगिल की जंग, उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख दी, और उसके बाद हमने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के क्षेत्र में बड़ी अपने आप को तेज़ किया। और यही वजह है कि जब 2020 में चाइना की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके का हिमाकत की गई, उसको अगर हम लोग बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी में जो काउंटर कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ उस जो 26 साल पहले कारगिल की जंग के दौरान जो हम लोगों को सीख मिली, उसी की वजह से वो संभव हो पाया। क्योंकि हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कारगिल की चोटियों से जिस तरीके से हमने दुश्मनों को खदेड़ा था, इतनी लंबी जंग चली, अगर और ये जंग आने वाले समय में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ही लड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों दुश्मन हमारे साथ जो जुड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो इन्हीं सब इलाके से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे खास बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया, उसने भारतीय सेना को और ताकत दी है।